आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास आए हैं, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे लोकतंत्र के ऊपर, उनसे बातचीत करेंगे उनके राजनीतिक जीवन पर, उनकी वकालत के जीवन पर, उनके जो विचार हैं उनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। मैं उस शख्सियत का छोटा संक्षिप्त सा परिचय देना चाहता हूँ। श्री रामकृष्ण दास जी गुप्ता एडवोकेट, जो 1975 के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के साथ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस आंदोलन में भाग लिया और 19 महीना जेल में भी रहे। जेल में रहते हुए आपने कई तरह के जेल के सुधारों की भी बात की और अनेक तरह की राजनीतिक चेतना को विकसित करने की कोशिश की। श्री गुप्ता जी मूल रूप से एक समाजवादी विचार के कहे जाते हैं और गांधीवादी विचार भी आपके बारे में लोग मानते हैं कि गांधी की सोच के भी आप हैं। कुल मिलाकर आपने इस नीति को रखा कि सार सार राख लइए चौथा दही उड़ाए, और एक लोकतांत्रिक चेतना के साथ में मजदूरों, किसानों और आम लोगों की हिमाकत के अंदर गुप्ता जी हमेशा लगे रहे। गुप्ता जी आज राजस्थान के लीडिंग एडवोकेट हैं। जन समस्याओं के समाधान के लिए जन आंदोलन के साथ साथ में कानून का सहारा भी आप लेते हैं। श्री रामकृष्ण दास जी गुप्ता 1975 के आंदोलन के बाद में जनता पार्टी से बीकानेर के कोलायत विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे, लेकिन इनकी विधायकी जीवन भी एक अलग किस्म का और ज़बरदस्त रहा। मैं गुप्ता जी से कुछ बातें पुराने से और नए तक पहुंचने में करूंगा, और वो कोई साक्षात्कार नहीं है लेकिन एक आपसी चर्चा जैसी बात है, क्योंकि गुप्ता जी एक बहुत प्रेरणास्पद व्यक्तित्व हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी बातों को समझें और उसको लेकर के आगे बढ़ें। आदरणीय गुप्ता जी, आप 1975 के आंदोलन के कुछ संस्मरण और अपने जेल के कुछ संस्मरण सुनाइए। 1974-75 में जेपी आंदोलन, शासन खाली करो जनता आती है, इससे हम लोग जुड़े थे। भ्रष्टाचार, शासन और प्रशासन में जो भ्रष्टाचार था, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार था, उसको लेकर के गुजरात के स्टूडेंट्स ने आंदोलन चालू किया था। वो बिहार में फैला, बिहार से जेपी को इसको अगुवा बनाए गए। उन्होंने सारे देश के अंदर में नई क्रांति लाने की कोशिश की। उस आंदोलन में हम जेपी के सिपाही थे। बीकानेर में भी सोनलाल जी मोदी, मक्खन जोशी आदि लोगों के साथ में मिलकर के आप सब माथुर आप भी इसमें आंदोलन में शामिल थे। यहाँ जेपी खुद आए थे बीकानेर में लोगों को प्रेरणा देने के लिए। उनकी स्टेडियम में मीटिंग हुई थी। दिल्ली में जो मार्च हुआ था बड़ा भारी, उसमें भी भाग लिया था। इस आंदोलन के पहले कांग्रेस सरकार का मैं हमेशा से विरोध करता रहा हूँ, समाजवादी रहा हूँ, जन समस्याओं के लिए आंदोलन करते रहे। तो नतीजा यह है कि जब इंदिरा गांधी ने 25 जून 75 की रात्रि को आपातकाल लगाया, तो सुबह 26 जून को उस समय हमारा एक स्थानीय समस्या को लेकर के आंदोलन चल रहा था। मैं रेलवे स्टेशन के सामने बैठा हुआ था धरने पर, और साथी बैठे हुए थे। वहाँ से मैं सुबह 7:30-8 बजे कोर्ट की ओर रवाना हुआ, तो माता गंगा सिंह जी की मूर्ति के पास में आकर के चारों तरफ से 4 जीपें आई पुलिस की, और उन अधिकारियों ने कहा कि आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं। उसके पहले मुझे समाचार आ गया था रेडियो के द्वारा कि आपातकाल देश में लग गया है। चलिए कि अरेस्ट कीजिए, तो मुझे बीकानेर जेल में जाकर के छोड़ दिया गया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के डिटेन्यू फर्स्ट क्लास का वारंट जारी करके हमें बीकानेर जेल में छोड़ दिया गया। उसके बाद में धीमे धीमे और साथी आते गए। मैं बीकानेर जेल में रहा 6 महीने के लिए। मुझे जयपुर जेल भी ट्रांसफर किया गया था। मेरा उसमें भी जब जेल में गए थे तो भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा क्या होती है वो भी वहाँ पर दृष्टिगत हो रहा था। जेल के अधिकारी को भी पता नहीं था कि हम लोगों की स्थिति क्या है। उनको सब इतना ही था कि ये बड़े ही सरकार विरोधी हैं, खतरनाक लोग हैं,
इनको बंद रखना है, कोई किसी से मिलने नहीं देना है, कोई समाज बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई चिट्ठी पत्री नहीं जाना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही ब्लैकआउट जनता से करने की कोशिश थी। तो वहाँ देखा कि कैदियों को, जिसमें हम भी शामिल हो गए थे, दाल कौन सी दी जा रही है नहीं मालूम पड़ता था, मिली जुली इतनी आपकी मिलावट थी, आटा काय का है ये मालूम नहीं पड़ता था, तेल काय का ये मालूम नहीं पड़ता था, ऐसा खान पान में। और जिस हरी सब्जी पर रात्रि को गाय गोदे मुंह नहीं डालते, वो सब्जी जेल में आया करती थी, क्योंकि जेल का ठेका होता था 4 आने किलो 8 आने किलो। बीकानेर जैसे शहर में हरी सब्जी 4 आने 8 आने किलो क्या सकती है। खैर, जेल की परिस्थिति और स्थिति देखते हुए हम लोगों ने भी, जो मीसाबंदी थे वो एक ही बैरक में आप रहा करते थे। सुपर सिंह जी हमारे साथ में थे, कामरेड हेतराम जी थे, सोनलाल जी मोदी थे, मक्खन जोशी, नारायण संगा आदि भी। सोनलाल जी मोदी, सुपर सिंह और मैंने जेल की स्थिति को देखते हुए, भ्रष्टाचार को देखते हुए इस भूख हड़ताल चालू की। 2 हफ्ते तक हमने शुद्ध भूख हड़ताल की। शुद्ध भूख हड़ताल का मतलब सिर्फ पानी पिया। जेल में हमें कोई देखने वाला नहीं था, तो भी हम तीनों व्यक्तियों ने आपके बिल्कुल अपने भूख हड़ताल करनी है, भूख हड़ताल ही करनी है। चोरी छुपे कुछ खाने पीने की चेष्टा नहीं की, शुद्ध पानी पीते थे। फिर 14 दिन बाद में आईजी जेल आया और उनसे उन्होंने वार्ता की, आप क्या चाहते हो? हम कुछ नहीं चाहते, आप क्या चाहते हैं? हम तो जेल में बंद है, आपके जो जेल मैनुअल है उसकी पालना कीजिए। और हमारी नहीं, जेल के कैदियों की स्थिति देखी क्या हो रही, उनको ध्यान आकर्षित किया। फिर उन्होंने जो नियमों में आपके चीज़ें उपलब्ध होनी थी वो उपलब्ध कराई। हम लोगों को अलग थी, अलग व्यवस्था की। हमारे साथ साथ में तमाम कैदियों की भी राशन व्यवस्था में मूल चूल आगे परिवर्तन आया। हमें खुशी है कि हम उस आंदोलन करके और जेल की सटी गली व्यवस्था जो थी उसको ठीक करने में आगे कामयाब हुए। जेल में रहते हुए आपसी वाद विवाद तो होते ही थे, क्योंकि हम जेल के अंदर में सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, जनसंघ के उसमें की जो जनसंघ थी उसके लोग बात थे, और जनसंघ के जो रीढ़ की हड्डी आरएसएस के बहुत सारे कार्यकर्ता भी उन दिनों में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में उनको अरेस्ट करके यहाँ जेल में लाया गया। वो आरोप थे ये पर्चे बांटते हैं, वो करते हैं, जो भी। तो आपस में काफी वाद विवाद हुआ करता था। और मुझे आज भी याद है कि रात्रि को बीबीसी का जो था संवाददाता, उसकी कमेंट्री सुनने के लिए हम सब आपके रेडियो के चारों तरफ इकट्ठे हो जाया करते। वो एक साधन था। बाद में 3-4 महीने बाद में वो सुविधा दी गई, तो हमारा संपर्क उस रेडियो के माध्यम से ही था दुनिया से। और बीबीसी की बातों में हम बहुत ही इंटरेस्ट से, वो हिंदी में जो समाचार आपके इंडिया के बारे में दिया करता था। फिर वो सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले आए, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ही सरकार के तरफ मत लिए हुए बैठी थी। जबलपुर एडीएम कैश जो आया, उससे सब लोग बड़े भारी विचलित हुए। जिसके आप शॉर्ट में तथ्य ये थे कि मीसा का वारंट ए के खिलाफ है, परंतु पुलिस ने गलती से बी को ए मान करके कर लिया गिरफ्तार और जेल में बंद कर दिया। उस बी ने आपके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की कि वारंट मेरे खिलाफ नहीं है, मैं तो बी हूं, मैं ए नहीं हूं। तो भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जन ने ये कहा नहीं, आपके मूलभूत अधिकार सस्पेंड है, हम नहीं दे सकते, और वो पिटीशन खारिज कर दी। जब वो फैसला सामने आया तो लोगों को बड़ी भारी विचलित कि ये क्या हो गया देश में, सारा ही स्थगित हो रहा है। नहीं, वारंट ए का
और बी को ए मान करके आपने अरेस्ट कर लिया, और बी कहता है मैं बी हूं, मैं ए नहीं हूं, ये तो देखो। नहीं, हम कुछ नहीं दे सकते। जिसके लिए आपके आपातकाल खत्म होने के बाद के अंदर में, शासन बदलने के बाद के अंदर में जस्टिस भगवती ने आपके माफी मांगी कि हमने वो गलत फैसला दे दिया था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु उसमें कौन बोले? इंडियन एक्सप्रेस ये एक ऐसा अखबार था जो थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश क्या करता था, जिलों में अखबार नहीं आते थे। बीबीसी की जो हिंदी कमेंट्री थी वो ये एक सारा था। और मुझे याद है, आप मुझे देख से पूछ रहे हैं, तो अरेस्ट होने के, डिटेन होने के 7 दिन बाद में मैंने कोशिश करके कि घर वालों को तो कोई मैसेज भेजा जाए, तो जेल का एक ऑर्डर था, उसको मैं कहा तो एक चिट देखे, 2 इंटू 3 इंच की चिट थी। मैं लिखा पिताजी को, मैं ठीक हूँ, किसी बात की चिंता नहीं कर, इतना ही था मैसेज। ये मेरे घर पहुंचा गया, तो उसने ले बड़ी मुश्किल से ले करके टोपी के नीचे रखा के छुपा करके वो भाग गया होगा। खैर 2 दिन बाद में वो आया दोबारा, और उसने एक मुझे आगे पर्ची दी जो मेरे फादर की भेजी हुई थी, और फादर ने उसमें लिखा कि मैं रोज रेडियो टीवी देखता हूँ, रेडियो सुनता हूँ, उसमें बड़े बड़े लोग माफी मांग रहे हैं। गुमानमंड होडा ने भी कल शाम को माफी मांगी है। मैंने तुम्हें राजनीति में नहीं भेजा है, तुम अपनी इच्छा से राजनीति में गए हो, और अगर अब तुम राजनीति में, अब तुम अगर माफी मांग करके जेल से बाहर आ गए, तो मेरे लिए तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। मुझे अपना मुंह मत दिखाना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात, कि हमारा हौसला जो रहा, हम तो शुरू से ही कठोर थे, कोई कमजोरी आने का कोई सवाल नहीं था। परंतु मैं उन स्वर्गीय पिताश्री के प्रति भी बहुत ही अपना आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये लिख करके कि मैंने तुम्हें राजनीति में नहीं भेजा है, तुम अपनी इच्छा से गए हो, परंतु अब तुम माफी मांग करके अगर आ गए, तुम्हारे लिए मेरे घर में जगह नहीं। ये एक जेल की बहुत बड़ी घटना मेरे लिए महत्वपूर्ण बात। फिर 1 साल बाद में मेरे पिताजी, माताजी और मेरा छोटा भतीजा वो जेल में मुझे मिलने आए, लेके परमिशन गवर्नमेंट से। और उसमें मेरे पिताजी ने जो कहा कि देखो, मैं आज इसलिए तुमसे मिलने आया हूँ कि मेरे हार्ट की बीमारी चल रही है, वो हार्ट के रोगी थे, कुछ भी हो सकता है। आजकल सरकार माता पिता के मरने पर पैरोल दे रही है बंदियों को, उनकी बॉन्ड भरने पर, जैसे कि वो दाह संस्कार में और मैं भाभी ले सके। मैं तुम्हें ये कहना आया हूँ कि मेरी मौत हो जाए तो तुम्हें कमजोर, मेरी मौत भी तुम्हें कमजोर नहीं करेगी। तुम्हें किसी भी प्रकार के पैरोल पर नहीं आना है, कोई बॉन्ड नहीं भरना है, और तुमसे नहीं रहा जाए और तुम आ जाओ तो मेरी डेड बॉडी के हाथ मत लगाना। बहुत बड़ा संदेश। माने ऐसा संदेश वो फादर मुझे जेल में आपके जगह थे। हालांकि मैं तो कठोर था ही, मेरे में एक दिन भी कोई आपके दिल में कमजोरी नहीं आई थी, क्योंकि अनिश्चितकालीन आपके बंदी थी, कोई समय का तो आप था नहीं निर्धारण। 2 दिवाली हम लोगों ने जेल में काटी, और पता नहीं कितने समय में अगर इंदिरा गांधी के दिमाग में ये बात नहीं आती तो हो सकता था आपातकाल नहीं उठाते, चुनाव नहीं कराते, कौन बात पूछता था। बाहर तो सब जगह शांति आई हुई थी, बाहर तो लोग अनुशासन पर, हाँ, जनता ने तो उसको, सरकार ने इसको अनुशासन पर्व कहा था, और जनता इसको मान के खामोश। ऐसी स्थिति के अंदर मैं मालूम कितने समय के लिए हम जेल में रखा जा सकता था, जनता हमें भूल भी सकती थी कि कोई बंद है जेलों में, क्योंकि जनता को मुझे ये बड़ी पीड़ा है। और नहीं, मैं तो एक बहुत छोटा कार्यकर्ता था। स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के, राष्ट्रीय लेवल के जो बड़े बड़े नेता थे, उनको लोग भूल गए।
जैसे कोई था ही नहीं, हाँ यानी हकीकत ही है, हकीकत ये है। हाँ, ये शर्मनाक हकीकत है। हाँ, ये ऐसी स्थिति, ये आसान फरामोशी है। हाँ, ये ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है। फिर आप जेल से जब इमरजेंसी खत्म हुई, रिहा हुए, उसके बाद जनता ने आपको बहुत सम्मान दिया, लाखों लोगों ने। मैं बताऊं, जब मैं जेल से छूट करके आया 24 आपके 22 जनवरी 1977 को, 19 महीने बाद, तो मेरी भांजी मुझे आपके लेने आई थी कार में। जनता के आदमी को ने तो उधर देखने की चेष्टा ही नहीं की कि कौन छूट रहा है और कौन आ रहा है। हम घर आ गए, घर पर किसी ने, मैं दूसरे दिन कोर्ट गया तो वकीलों ने देखा, दूर दूर से मुझे आपके हाथ हिला रहे थे, पास में आने की कोई चेष्टा नहीं कर रहा था। इतना खौफ था कि हम पास जाएंगे गुप्ता जी के तो हमारा नाम कोई नहीं, गुप्ता जी निकल, ये तो भी टेम्परेरी आए हैं, ये तो दोबारा भी जाएंगे अंदर। ऐसा माहौल था, ऐसा माहौल था। लेकिन उसके बाद माहौल बदला। और मैं बता रहा हूं, जब आपके एमपी के टिकट बट के, एमपी में के टिकट में मुझे आपके जयपुर बुलाया गया और भैरव सिंह जी ने मुझे कहा, गुप्ता जी आप बीकानेर से एमपी का चुनाव लड़िएगा। मैंने आंखों उठा के मैंने, ये क्या करो आप, अभी जेल से बाहर आए हैं, 2 आदमी पास में नहीं है, ना 2 रुपए जेब में है, और एमपी के चुनाव में लड़ूं। मैं अपने को कांग्रेस को हराना है, इसलिए किसी ऐसे आदमी को लाओ जो कि कांग्रेस जो मजबूत उम्मीदवार हो। कभी हमने अपनी इच्छा नहीं थी कि हम भी आगे, हमें इच्छा थी कि नहीं इसको हराना है। उन्होंने 3 बारी 2 दिन तक मुझे कहा, इन्होंने शेखावत जी ने, खैर वे हमने नहीं माने। फिर वो हरि चौधरी हरिराम को उन्होंने तैयार किया और वो तैयार थे और एमपी को भी। तो जब उन्होंने उनका, गुप्ता जी इनको संभालो, इनके बनो, चुनाव हो जाए और करो प्रचार। तो टिकटों का वितरण होने के बाद में 7 दिन बाद में हमने मोहता के चौक में उनकी पहली मीटिंग की। ये डरते हुए और ये समझते हुए कि छोटा सा एरिया है, कम भीड़ भी आएगी तो बड़ी भीड़ दिखाई देगी। ओह, उस मीटिंग के अंदर में तो ऐसी अथाह जनता, जैसे 1 किलो बर्तन में कोई 5 किलो दूध समाने की चेष्टा करे। सारा बाजार, गलियां, इधर उधर मकान सब भर गए। वो ऐसी हवा चली। उसके बाद में तो मैं मतलब क्या बताऊं कि हम जब जीप लेकर के, मुझे जीप दी गई गांव में जाने के लिए, तो जीप में बैठने के लिए मेरे अलावा कोई आदमी नहीं मिलते थे, साथी ग्रामीण। फिर कमेश्वर के ईश्वरा राम जी हैं, गोडू के बाबू राम जी, और भुट्टो के पास के बरकत अली, ये 3 आदमी तैयार हुए। इनको हम लेकर के गाँव में गए घूमे। हमारे पीछे पुलिस की जीपें आपके रखे थे। हम रात्रि के 11 बजे बच्चू में जाकर के, एक था टीचर आईदान जी, जो सरकारी स्कूल में टीचर था, परंतु बाबू राम जी का मिलने वाला था। पर चलो ये क्या ठहरते हैं रात में गाँव में, अग्रस्त गाँव। उन्होंने कमरा मकान खोला, सोने पीने की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की। सुबह उनके यहाँ पुलिस पहुंच गई कि मास्टर जी आपको अंदर जेल में बंद होना है। क्या यहाँ बड़े अजीब हालत। हम तो फिर वहां से आके रवाना हो गए। माने ऐसी स्थिति थी आपके, परंतु वो जो दिन निकले त्यों तो ऐसी हवा चली कि जनता ने कहा कि तिल क्यों पार रहे हो। अब हम सोच रहे हैं, मैं उसमें सोचता था, अभी भी उसमें इस आपातकाल के अंदर में, परिवार नियोजन के अंदर में जो आप इजाजतें हुई, खेतों में गाड़ियां भाग रही हैं लोगों के पीछे उनको पकड़ने के लिए, फोर्सफुल ऑपरेशन करने के लिए, परिवार नियोजन के खुले में उनको ऑपरेशन किए जा रहे हैं। गांव में जो ये दहशत होती, और शहरों के अंदर में सौंदर्यीकरण के नाम पर जो तोड़ फोड़ चालू की, इन 2 बातों से
जनता में इतना आगे था विरोध, और किसी कारण से नहीं है, कोई हमें कोई लगाव पैदा हो गया हो, जेपी में लगाव पैदा हो गया हो, या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सीधे चोट से जनता, ऐसा कुछ नहीं। जनता पर जब ये मार पड़ी परिवार नियोजन की, अफसरों ने अपने आंकड़े पूरे करने के लिए जो आपके करोड़तापूर्ण उसको लागू किया, आदित्य, उससे जनता सब उठा हुआ था। फिर अपने ने सरकार बनाई थी जनता पार्टी की, सब 5 पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। आपने सरकार बनाई, जनता पार्टी बनाई, आप परंतु हाँ, मैं पहला भारतीय था जिसने 78 के अंदर में जनता पार्टी से त्यागपत्र दिया, फर्स्ट इंडियन इन द कंट्री। क्यों दिया? और वो मैंने इसलिए दिया था, मैंने कहा ये नागनाथ हो तुम सामनाथ। कांग्रेस अगर नागनाथ है तो जनता पार्टी होगी सामनाथ। सारे कांग्रेस का भ्रष्ट लोगों को उन्होंने जनता पार्टी में आने की छूट दे दी और उनको पद देने लगे, क्योंकि कांग्रेस का एक एलिमेंट इसमें आया हुआ था, चंद्रशेखर मोरारजी सयाजी का। वो अपना पक्ष को मजबूत करने के लिए जनता पार्टी में, वो जनता पार्टी, वो कांग्रेस की जो 70 लोग आदमी थे उनको यहाँ लेके आने लगे। वो अटेम्प्ट फेल क्यों हुआ? उसका बड़ा कारण ये था कि 69 के अंदर में जो स्थिति थी कि इंदिरा गांधी ने अपने पार्टी के उम्मीदवार संजीव रेड्डी का विरोध करके अंतरात्मा की आवाज से वी गुरु को बनाया राष्ट्रपति का उम्मीदवार। ये सिंडिकेट का उम्मीदवार है और ये मेरे खिलाफ है। वही स्थिति आपके 77 में बन गई। वो सारा ग्रुप यहाँ हावी हो गया। जनता पार्टी का जो आपके अध्यक्ष है वो बन गए चंद्रशेखर, जो प्राइम मिनिस्टर है वो बन गए मोरारजी देसाई, पार्टी प्रेसिडेंट बन गए, देश के प्रेसिडेंट बन गए संजीव रेड्डी। इन लोगों को वहां स्थान नहीं मिला था। मोरारजी ने वहां प्राइम मिनिस्टर बनने की पूरी कोशिश की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद में, लागू शास्त्री मरने के बाद में, पर उनको वहां नंबर नहीं आया मोरारजी का। यहाँ आ गया, यहाँ प्राइम मिनिस्टर बन गए, और जब चुनाव हुए राष्ट्रपति के तो संजीव रेड्डी आ गए। सारा कांग्रेस का आपके रूपांतर यहाँ हो गया। इस कारण से जनता पार्टी के अंदर में जो खिंचातानी हुई कि आंतरिक किसका बहुमत रहे अल्पमत रहे, उस खिंचातानी के अंदर में वो अपने आदमी को लाते रहे, और उनके पास में कौन थे? ये सब चोर कांग्रेस के जितने भी निकम में भ्रष्ट आदमी थे वो सब यहाँ आ गए। जब मैंने कहा था आपके, मुझे लोगों ने कहा गुप्ता जी आप अपना भविष्य खराब कर रहे हो। मैं कहा मैं तो अपना भविष्य खराब कर रहा हूँ, तो मालूम है कि मैं मुख्य धारा से अलग हो रहा हूँ, परंतु मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ तो 2.5 साल बाद में जनता तुम्हारे आपके मार्केट में बात तुम्हारा ये जो आचरण और व्यवहार है ये तुम्हें खड्डे में ले जाएगा सतल में। वही हुआ बिल्कुल 2.5 साल के अंदर में। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? जनसंघ से जो लोग आए हुए थे उसमें अटल बिहारी वाजपेयी बन गए विदेश मंत्री, उनको अच्छा पद थे, तो वो सारा कुछ तो ये चाहता था कि उनके ये सोशलिस्ट जो हम लोग थे कि सोशलिस्टों को किसी प्रकार से कमजोर किया जाए। जॉर्ज वगैरह को, जॉर्ज फर्नांडिस मद्दुल में ये जो लोबी थी उसको कमजोर करने के लिए उन्होंने साथ दिया असंतुष्ट कांग्रेसियों का। चंद्रशेखर मोरारजी देसाई आदि का, उस ग्रुप का जगजीवन राम सब उनको साथ दिया कि इन सोशलिस्टों को आपके कमजोर करना है। वो बड़े होशियार थे कि इनको कभी पीट लेंगे। ये पहले कमजोर है। हाँ, जब जनता पार्टी में दोहरी आपकी आई मेंबरशिप आरएसएस और जनता पार्टी, उसमें उनको कोई लॉस नहीं होना था, क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज जो कैडर है वो कैडर तो उन्हीं के पास था, और वो उसी नीचे आपके दृष्टिकोण से काम कर रहे थे। सोशलिस्ट आपके वोकल थे, फाइटर थे, पर उनके पास में वेल ऑर्गेनाइज आपके कैडर का हवा था, संगठन नहीं। वहां तो एवरी सोचने वाली खत्म हुई। अब तो बिल्कुल ही ऐसा लगता ही नहीं है। सोचने खत्म हुई।
ठीक कह रहे हैं। यानी और वो और उनको मौका मिलता ही उन्होंने आपके उस एलिमेंट को पीछे कर दिया। जब बीजेपी ना करके उन्होंने एक नई धारा चालू कर दी, उसमें कामयाब हो गए। आप जब 19 महीना जेल भी रहे और विधायक भी रहे, ये सबको पता है कि आपने उसकी सुविधाओं का जो सरकार घोषणा समय समय पर करती रही उसको तिलांजलि दी नहीं ली, इसका क्या कारण है? मैंने राजस्थान विधानसभा के अंदर में पेंशन एक्स पूर्व एमएलए को पेंशन और सुविधा देने का विरोध किया था। मैंने कहा ये बिल पास नहीं होना चाहिए। मैंने कहा हम राज्य कर्मचारी नहीं, पेंशन हमेशा राज्य कर्मचारी को एज ए डेफर वेजेस दी जाती है कि आपको वेजेस का कुछ हिस्सा तो आपको नौकरी करते हुए दे दिया है, कुछ हिस्सा आपके रिटायरमेंट के बाद में दिया जाएगा। ठीक बात। पेंशन इज ए डेफर वेजेस। मैंने कहा हम वी आर नॉट आपके सर्वेंट, हम कर्मचारी नहीं, हमें पेंशन किस बात की? क्योंकि हम कानून पास करने वाले हैं, इसलिए हम कानून पास कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के भी मेरे ख्याल है, इसलिए मैंने तो उसके एक दिन भी पेंशन नहीं ली। मैंने हम हिस्सा में 19 महीने बंदी रहे, उनको भी पेंशन बीजेपी सरकार ने चालू की, मैंने उसको भी नहीं लिया। मैंने नहीं, हमको जेल इसलिए गए थे, आवेदन ही नहीं किया आपने। मैंने आवेदन में जैसे बकवास। मेरे ख्याल है कि उस तरह के भी आप अकेले ही व्यक्ति हैं। मैं तो पेंशन नहीं ले रहा, अब कोई इन्हीं के होंगे ऐसे। मेरे ध्यान में तो और कोई नहीं आ रहा अपनी स्टेट में। अभी तो इस प्रकार की दौड़ बहुत तेज है कि हमें ये मिल जाए। मैं पेंशन उसमें भी नहीं ली और आज भी मैं इसका अगेंस्ट हूँ। मुझे लोग कहते हैं गुप्ता जी आप पेंशन लेकर के दान लोगों को कर दो, गरीबों को दे दो। अरे मैं कहा सवाल दान देने का नहीं है, दान गरीबों को देने का है, सवाल नीति का कि राजनीतिक वो आपके एमएलए एमपी रह करके अपने हटने के बाद में पेंशन लेने का क्या अधिकार है? जनता की उस जनता की उस बजट में से हमें पेंशन लेने का क्या अधिकार है? नो। वर्तमान में तो आप किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है। हाँ, मैं नहीं हूँ। तो राजनीतिक पार्टियों में आप क्यों नहीं गए? मैं जहाँ जाओ वहाँ पर छेद है। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। जहाँ जाओ वहाँ छोटे छोटे बड़े बड़े छेद है। अपने आधारभूत जो विचार है, जो आपके चारित्रिक, जो आपकी जो लोगों की जो दुर्बलताएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो आपाधापी है, जी हजूरी है, तो आप मैं उसमें मेरी अंतरात्मा उसको नहीं, मैं एक व्यक्ति को इज्जत दे सकता हूँ पर उसकी जी हजूरी नहीं कर सकता। और राजनीति में आगे बढ़ने के लिए जी हजूरियों की ही जमात चाहिए। तो आपने अपनी राजनीतिक पार्टी भी नहीं बनी? वो इसलिए नहीं बनेगी, जेब खाली थी। राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए पैसा होना जरूरी है। विचारधारा उसमें विचारधारा अखबार नहीं छापता, अखबार मांगता है विज्ञापन कि हमें आप अदन दो। आप कहाँ से दोगे अदन? आपकी बात या तो जाएगी अखबार के जरिए या टीवी के जरिए, या आप लोगों में घूम घूम करके आपके करो प्रचार कितना कर। लेकिन आपने बड़े जन आंदोलन अपने क्षेत्र में किए, अपने बूथों पर किए, और उन जन आंदोलनों का परिणाम नहीं अपने बूथों पर किए, अपने सारी जिंदगी इसमें झोंकी है जन समस्याओं के समाधान के लिए। फिर मैंने अपने लेवल पर जितना मुझसे हो सकता था जनता के अंदर में अभावग्रस्त लोगों के लिए, समस्याओं के लिए अपना किया स्ट्रगल। लेकिन अगर संगठित रूप से ये काम होता तो ये सिलसिला जारी रहता। नहीं, मैं तो अभी भी जारी रख रहा हूँ, पर आप सही कह रहे हैं, पर ऐसी हवा चल गई है। मैंने चुनाव फाइट किए 80 के बाद में भी, चुनाव के अंदर में लोगों की इच्छा वोट देने की है कि आप जैसा आदमी वहां जाना चाहिए, पर वो वोटों में नहीं होगा तब्दील, इसलिए कि लोग कहेंगे गुप्ता जी थरा तो प्रचार ही कौन नहीं। ठीक बात। क्या आप तो चुनाव हारोगे? मैं चुनाव इसलिए हारूंगा कि आप मुझे वोट नहीं दोगे, और आप मुझे वोट इसलिए नहीं दे रहे हो कि मैं चुनाव नहीं जीत रहा। मैं एक विशेष सर्कल है, जनता चाहती है घोर लाभ,
प्रचार, पंप एंड शो, जातिवाद जाति नहीं, मैं तो जातिवाद के ही खिलाफ रहा हूँ। मैंने अपनी जाति के लोगों से अब संपर्क नहीं किए, क्योंकि भी मुझे भारत अखिल भारतीय अग्रवाल सभा का बना रहे थे महाल सेक्रेटरी, मुझे ऑफर थी सेक्रेटरी में, मैं आई बिलोंग टू ऑल, मैं किसी में शामिल नहीं होता, ये मेरा मत है। ये टैक्टिकली भी आपने किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं, पकड़ने की नहीं सोची, चालाकी पूर्ण नहीं, तरीके किसी से अपने कोई इनका उपयोग करके आगे बढ़ा जाए? जी, अगर आप पावर में होते तो आपके असूल और आपके अजय, सिद्धांत- आपके गंगा का हर बूंद एक सी है, सागर की हर बूंद एक सी है। ठीक है। आज देश के अंदर में सारी समस्या की जड़ का है आदमी का चारित्रिक पतन है। इसका समाधान क्या हो? हम्म? इसका समाधान समय कोई जैसे हवा चलती है तो खेती में आपके कीड़े पड़ जाते हैं, अभी ऐसी हवा चल रही है, कोई हवा चेंज होगी क्या? आज तो चारों तरफ आफत आती है, हम्म। चारों तरफ आफत आती है। आधारभूत समस्याएं हमारे सोशलिस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में समाजवादी व्यवस्था लिखा हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिक्स्ड इकोनॉमी की नीति अपनाई। आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत आपके उत्पादन के फैक्ट्रीज स्टेट के कंट्रोल में रखी। 91-92 सब उल्टा हो गया, ये बीकानेर के अंदर उदारीकरण हो गया, और आज सारा व्यापारियों के हाथ में है, उद्योगपतियों के हाथ में है, और लूटो खोसो खाओ की नीति चल रही है। और इस नीति के समर्थक बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, और दूसरे भी। आपने नया अदालत का भवन जो बनाने में बड़ी भूमिका आपकी रही, आप बार के एक सम्मानित सदस्य हैं और उनके नेतृत्व भी आपने किया। तो बार के नेतृत्व हर एक तो कर नहीं सकता, बार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति पूरी तरह सक्षम होता है, बौद्धिक रूप से कम सक्षम होता है। तो बार का जब नया भवन बना तो वहाँ पे किसी मूर्ति की पूजा करना ये न करा करके आपने संविधान के ये आपके उस फंक्शन के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पाटिल साहब आए थे, जो हमारे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, 8 अन्य माननीय आपके न्यायमूर्ति गण थे हाई कोर्ट के, चेयरमैन बार काउंसिल थे। उस फंक्शन के अंदर में मेरे पर दबाव था लोगों का, साथियों का, कि आप ये बोलो उसको, पंडित को, पुजारी को, हवन मैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मैं कहा अभी कल क्या होता है? मैं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का फ्रेम करा करके उसके सामने दिया बत्ती करके और पाटिल साहब से उसको माला बना दी। मैं कहा ये हमारा हो गया। हमारी गीता ये है, हमारी बाइबल ये है, हमारी कुरान ये है, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान की सुरक्षा संरक्षण रखने का जिम्मेवारी न्यायपालिका की। हम आपके सेकुलर स्टेट हैं, तो यहाँ किसको, पंडित को, किस मौलवी को, किस ग्रंथी को, किस पादरी को क्यों बुलाया जाए? ठीक है, क्यों बुलाया जाए? और इस प्रकार का काम भी मेरे ख्याल है देश के पैमाने पर आप ही नहीं किया। आपने किया। उसमें और एक ही मेरे ख्याल है बीकानेर की अदालत में उसमें पाटिल साहब ने कहा कि आई सैल्यूट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई सैल्यूट आपकी तत्वता। ऐसा कहीं नहीं हुआ, मैं जहां भी जाऊंगा इसका प्रचार करूंगा। आज ये जितने भी सेकुलर की बात करते हैं, कोई इस बात को नहीं कहता कि तुम लोग क्या कर रहे हो। एक तरह से संविधान की आपने जबरदस्त तरीके से प्रस्तावना को प्रस्तुत किया, और उससे लोगों को ये प्रेरित होना चाहिए कि भाई हमें इसका यही पालन करना चाहिए। करना चाहिए। जब तक लोगों में एक भावना आएगी कि भाई इस भारतीय संविधान की क्या अहमियत है। लोग बाग ये कहते हैं आपकी कथनी करने में फर्क नहीं है, फिर भी लोग अगर आपको मत नहीं देते हैं तो ये किसका दुर्भाग्य? मेरा ये सोच है कि भारत के जनमानस, भारत का स्वभाव ये है कि कुछ व्यक्ति तो हैं आपके ईमानदार, और वो व्यक्ति जब अलग अलग हो जाते हैं वो हो जाते हैं बेईमान। भारत का जो वोटर है, भारत का जो नागरिक है, उसके कहीं ना कहीं खून के अंदर में अपना हित, अपना स्वार्थ की भावना छिपी रहती है। और मैं लोगों को कहता हूं कि आप देख लो, आप किसी भी मंदिर में जाइए,
वहाँ 5 पैसा, 10 पैसा, 5 रुपया, 100 रुपया, 200, जितने भी श्रद्धा है वहाँ पर रुपया रखेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और भगवान से ने उन्होंने क्या क्या चीजों की मांग कर लेंगे। तो ये भगवान को रूपों की जरूरत है यार, भगवान को ही प्रसाद की आपकी आवश्यकता है। ये क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ ए ब्राइब टू द गॉड। आप भगवान के सामने उसके थाने रख रहे हो क्या, मैं तेरे नाम से 1.25 मनी करूंगा, मेरा ये काम हो जाए तो। अरे तो भगवान कोई 1.25 मनी का भूखा है? हाँ, वो सर्वशक्तिमान है। अगर भगवान है तो, हाँ, अगर भगवान की इंस्टीट्यूशन है, मैं आस्तिक हूँ, इसलिए मैं भगवान मानता हूँ कि भगवान की एग्जिस्टेंस है। हालांकि मैं इसका कोई सबूत नहीं दे सकता सिवाय अनुभव के, जो मुझे फील हुआ है। परंतु क्या भगवान को 1.25 मनी की जरूरत है? उस रुपए की जरूरत है? ये हमारा कैरेक्टर हो गया है। ठीक है। हम रात दिन आरती करते हैं। आरती क्या है? भगवान के गीत गा रहे हैं, क्या है ये? उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर आम भाषा में कहोगे इसकी अप्रोसी कर रहे हैं। तो आज यही हो गया, हर वोटर के दिमाग के अंदर में भ्रष्टाचार है, लोगों की जी चोरी करता है, चापलूसी करता है। और वही 5 आदमी एक जगह अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो बात करेंगे ईमानदारी की, आप भ्रष्टाचार की खिलाफत करेंगे। अलग अलग होते सब वही काम करेंगे। भगवान के मैंने उनको समझाया वोटरों को, अरे मैं तुम्हें तो आपके अकेले में वोट देना है, तुम अपना मत दो ना। हाँ। मुझे अच्छा मानते हो तो वोट दो। वोट आएंगे तो मेरी संख्या बढ़ जाएगी। उनको क्या दिक्कत या ये कहोगे नहीं आप अच्छे नहीं हो। इतना होने के बावजूद भी आप अपनी क्षमता के मुताबिक जन आंदोलन भी करते हैं और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको भी निभा करके अपने इलाके की जनता की आवाज को उठाने की कोशिश करते हैं। आपका क्या मन टूटा नहीं कभी? नहीं, मैं मन नहीं टूटा, मैं या फ्रस्ट्रेशन नहीं आया? बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मेरा फ्रस्ट्रेशन इसलिए नहीं आया, मैंने अपने आप को कोई अपने व्यक्तिगत आकांक्षाएं मैंने नहीं पाली। मैं आपके नेचुरल लेवल में जो सहजता से जो मुझे प्राप्त हो रहा है मैं उसमें से खुश हूँ। मैंने कोई जनता अभी भी आपको नेता बनाना चाहे तो, लोग अगर अभी भी आपको नेता बनाना चाहें तो वोट दें, मुझे वोट दें। अगर जैसे मैं उस जनता की बात को कह सकूं, पार्टी को वोट देंगे तो पार्टी की बात कहनी पड़ेगी। अगर मैं पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहता हूं और चुनाव जीत जाता हूं तो मुझे पार्टी की बात करनी पड़ेगी, जनता की बात मैं नहीं कह पाऊंगा। अपने इलाके के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान आपने चला रखा है, बाईपास रेलवे का। ये बात आपसे इसलिए करनी जरूरी है कि अभी ये भी एक बहस का विषय है कि जो कानूनी प्रक्रिया हैं और सोशल एक्टिविज्म के साथ साथ में वैधानिक एक्टिविज्म की बात भी आजकल की जाती है। तो कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि ये गलत है, हमें कानून का सहारा नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें जो एक्टिविज्म है वो जनता को साथ लेके करना चाहिए, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। लेकिन आप उन लड़ाइयों को कानूनी तौर पर अभी बदस्त पर लड़ रहे हैं और उसको सिरे पे पहुंचाने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो इतना होने के बावजूद आप उसके ऊपर अड़िग रूप से खड़े हैं, उसमें कैसे आपको लोगों का सपोर्ट और आशीर्वाद मिलता है? मधु साहब, मैं बीकानेर की इस गंभीर समस्या का हल बाईपास मेरी दिमागी का उपज नहीं है। कानून सम्मत जो डॉक्यूमेंट है आपके जो विधि सम्मत राज्य सरकार द्वारा स्वीकार जो मास्टर प्लान है उसमें इसका हल बताया हुआ है बाईपास। मैंने अपनी तरफ से कुछ, मैं आज भी कहता हूं, आज भी इसका कोई अन्य अगर इससे बेटर हल हो तो बताओ। मेरी कोई जीत थोड़ी है। ये बाईपास बन सकता है, समस्या का हल कर सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। कम पैसे में बन सकता है और इससे बेटर हल नहीं है, क्योंकि शहर की जो व्यवस्था है, आप कोर्ट में खाद पैदा कर दो, ये तो कोई हल नहीं है। आप एक समस्या को हल करने के लिए 3 समस्या पैदा कर दो, वो कोई हल नहीं है। अभी अदालतों के जो हालात है उनको देखते हुए आपको क्या उम्मीद है कि इसमें अदालत तटस्थ भाव से निर्णय देगी? हाँ, करेगी, क्यों नहीं करेगी? और उससे नहीं, क्यों नहीं करेगी? नहीं, जैसे आप क्योंकि हम
जो सरकार के द्वारा मान्य डॉक्यूमेंट है उनको तो लेके चल रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है आपकी। हम सरकार द्वारा जो मान्य डॉक्यूमेंट हैं उनको तो लेके चल रहे हैं। पर इन मुद्दों पे लेकर आप जनता को मोबिलाइज करने की कोशिश नहीं करते? ये मोबिलाइज पहले जनता हुई है मोबिलाइज। ये जनता का एजिटेशन का ही असर था, हम लोगों का जो एजिटेशन किया था, जिसमें आप भी शामिल थे मथुर साहब, कि रेलवे मंत्री और मुख्यमंत्री ने दोनों ने आकर के 1992 में यहाँ मौका देखा और रेलवे चेयरमैन से लेकर के राज्य सरकार के मुख्य सचिव तक सब मीटिंग में शामिल थे और उसमें ये तय हुआ। ये भारत में पहला मौका है जब रेल मंत्री और मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट पर आकर के मौका देखा। श्री जफर शरीफ ने और दोनों साथ आए। ये पहला मौका है। कोई मेरे हाथ जोड़ने से थोड़ी आए थे, जनता का आपके था प्रेशर। और जो दर्शन जी इस बात को आप समझते थे, सिंह जी इन बातों में समझते थे, उन्होंने देखे, उनका सह हृदय था कि नहीं? बिल्कुल, ये बात तो सही है। उनका सह हृदय था और वो काम करना चाहते थे क्या, और उन्होंने किया। तो आज तो हम इतनी ही बात कर रहे हैं। अभी गुप्ता जी की बहुत सी बातें हैं, इनकी कई रहस्य हैं, कई बातें हैं जिनको खोलना है और खोल करके हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों और पाठकों के बीच में उन बातों को ले जाएं और उनसे हम प्रेरित हों। और ये मैं इस तरीके से भी देखता हूँ, एक लुप्त होती हुई सभ्यता, एक लुप्त होती हुई संस्कृति के व्यक्ति हैं, लेकिन इसको लुप्त नहीं होने देना है। अगर हमें लोकतंत्र को बचाना है तो जैसा कि आपने किया, अदालत में संविधान के शिलालेख को लगा करके लोगों को बताया कि संविधान का ये हमारा मकसद है, इस मकसद को पालन करना है और वास्तव में धर्मनिरपेक्षता क्या होती है वो भी आपने बताया। तो इस प्रकार की चीज़ें, और पूरे देश के अंदर जहाँ तक हमें जानकारी है, पूरे देश में ये व्यक्तित्व अकेला है जिसने अपनी सेवाओं का कोई प्रतिफल नहीं चाहा, ना लिया, ना आपातकाल की पेंशन की मांग करी, ना विधानसभा के विधायक होते हुए उसकी पेंशन और सुविधाओं की मांग की। ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये आज के जनप्रतिनिधियों और जन नेताओं को इनसे सीखनी चाहिए कि जब हम जनता की खिदमत करते हैं तो हमें उसका प्रतिफल नहीं मांगना चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।